हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में। गाइज आज का जैसे कि टॉपिक आप देख सकते हैं थंबनेल में, प्लासी का युद्ध रहेगा, द बैटल ऑफ प्लासी। ओके, ये कब हुआ था गाइज? बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में हुआ था। गाइज इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास रिकॉल कराऊंगा, ओके, ताकि आपको ना ये सब चीजें याद रहें कि बेस क्या था, स्टार्टिंग में कौन आए थे। गाइज बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है, प्रीवियस क्लासेस देखनी है हमारी, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप सिस्टम पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आई बटन में मिल जाएगा लिंक, और अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा प्रीवियस क्लासेस का। ओके, ऐसा है कि जब आप प्रीवियस क्लासेस देख लें तो आपको ना इन क्लासेस के साथ में ज्वाइंट करने में, उनको लिंक करने में आसानी रहती है। ओके, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं प्रीवियस सेशन कि क्या क्या क्रम रहा। गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने कराया भी, और सारी की सारी क्लासेस मैंने आपको कवर अप करा रखी हैं। सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे, जरा मुझे बताना। तो इंडिया में कौन आए थे? पोर्टुगल्स आए थे, राइट। अब पोर्टुगल्स ने आने के बाद में क्या किया था यहाँ पे? सबसे पहले कौन आया था इनमें? पोर्टुगल्स में पहला बंदा आने वाला कौन था? वास्को डी गामा। ये आया था और पहली बार कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। ओके, और इसके बाद आने के बाद ये 1502 में दोबारा आया कौन? वास्को डी गामा। ऐसे करके पोर्टुगल्स आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके काफी अपना एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, बट इतना कर नहीं पाए थे। ओके, उसके बाद में कौन आता है? ब्रिटिशर्स। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट सबसे पावरफुल कंपनी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट सबसे पावरफुल कंपनी। ओके, उसके बाद में डच आए, डच भी इतना नहीं चल पाए, सबने एक्सपेंड करने की कोशिश की है बट नहीं कर पाए। उनको अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी तरीके से ब्रिटिशों ने क्या किया? डिफीट किया है। ओके, उसके बाद में कौन आएगा इस चौथे नंबर पे? कौन आया आपका? फ्रेंच आए थे। गाइज फ्रेंच की अगर मैं बात करूं, ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी रहेगी, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, जिसने इंडिया के अंदर गाइज क्या किया था? अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। किसने? फ्रेंच ने गाइज। ओके, इसके बाद में कौन आए? डैनिश आए, डी है। ओके, डैनिश आए। ओके, अब डेनिश ने भी आकर के अपना एक्सपेंड करने की कोशिश की, बस बार बार ट्राई करते थे और ये क्या हो जाते थे? फेल हो जाते थे। इनको भी ब्रिटिशों ने डिफीट किया था। मैंने इसका पर्टिकुलर सेशन लिया है और आपको डीपली समझाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद में क्या होता है गाइज? फ्रेंच, क्योंकि के दो ही लार्जेस्ट कंपनी थी जो पावरफुल थी, एक कौन सी? एक ब्रिटिशर्स थे और दूसरा कौन था गाइज? दूसरे थे आपके फ्रेंच। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? कार्नेटिक वार स्टार्ट होती है। मैंने आपको तीनों कार्नेटिक वार कराई है। ओके, तो कार्नेटिक वार स्टार्ट होती है, वो कैसे कैसे किस किस के बीच में होते? तीनों कार्नेटिक वार, यानी कर्नाटक के युद्ध तीनों किस किस के बीच में लड़े गए थे? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश के बीच में। ओके, अब पहला जो मैं अगर कार्नेटिक वार की बात करूं, ये ऑफिशियल था, क्योंकि बाहर यूरोप की साइड में क्या हो गया था? बाहर युद्ध छिड़ गए थे अलग अलग कंट्रीज में। ओके, तो अलग अलग कंट्रीज के दो दो ग्रुप बनते थे। ओके, और हमेशा फ्रेंच और ब्रिटिश अलग अलग ग्रुप में होते थे। अब ये अलग अलग ग्रुप में रहेंगे और बाहर लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है, और ये इंडिया में भी काम कर रहे हैं, राइट, तो यहां भी लड़ेंगे, ठीक है। तो ये वार ऑफिशियल थी आपकी। उसके बाद में यहां बाहर ना, बाहर क्या एक ट्रीटी साइन हो जाती है। ट्रीटी कौन सी थी? एक्सला चैपले, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले बाहर साइन हो चुकी थी, जिसके बाद में यहां क्या हुआ? वो वॉर यहां पे खत्म हो गई इंडिया के अंदर। ओके, अब क्या हुआ? सेकंड वार होती है, सेकंड कार्नेटिक वार, किस किस के बीच में? फिर से फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश होता है। और होता क्यों है? क्योंकि ये इंडियंस के जो राजा थे, इनके पर्सनल इश्यूज में घुस जाते हैं, ठीक है, इनका अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने लगते हैं। अब जिसका सपोर्ट फ्रेंच कर रही होती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो बंदा है उसका सपोर्ट कौन करता है? ब्रिटिशर्स करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच जीतते हुए नजर आते हैं। ओके, और फिर थर्ड कार्नेटिक वार ये फिर से ऑफिशियल होता है, क्योंकि बाहर फिर से लड़ाई छिड़ जाती है। और इसके बाद में जब ये थर्ड कार्नेटिक वार होती है सन 1760 में, बैटल ऑफ वोंडी वॉश में, बैटल ऑफ वोंडी वॉश में क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने क्या करते हैं? फ्रेंच को बिल्कुल जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं और इनका अस्तित्व ही समाप्त कर देते। जो इनका एक सपना था एक्सपेंशन करने का इंडिया के अंदर, वो समाप्त हो, क्योंकि बाहर वॉर समाप्त हो जाती है, वहां पे कोई ट्रीटी वीटी फिर से साइन हो जाती है, ठीक है। ट्रीटी साइन होने के बाद में क्या होता है कि ये ना इनको इनके जो कंपनीज होती हैं वो वापस बुला लेती हैं। ओके, और मैंने फ्रेंच का आपको डिफीट करने का कारण भी बताया था। एक तो सबसे पहले तो इनके पास में क्या था कि नॉवल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था। सेकंड चीज क्या थी कि ये एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है, गवर्नमेंट जो बोलती थी वो इनको करना पड़ता था। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये एक ओपन कंपनी थी, ओके, जो सिर्फ और सिर्फ वहां की क्वीन एलिजाबेथ के क्या लेकर आए थे? वहां के कुछ परमिशंस वगैरह लेकर के आए थे। 15 साल की मोनोपोली मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बैटल ऑफ वोंडी वॉश के बाद में 1760 में लड़ी गई थी। इसके बाद में इनका जो एक्सपेंशन करने का सपना था वो ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया और एक क्या किया? ट्रीटी ऑफ पेरिस,
ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की कब? 1763 में, 1763 में। और उस ट्रीटी में ये बोल दिया गया कि हम आपको पौंडीचेरी जो इनका फ्रेंच का एक इंपॉर्टेंट बेस था वो इनको वापस कर दिया। क्या? पौंडीचेरी इनको वापस कर दिया जाता है। किसको? और फ्रेंच को। और ये बोला जाता है कि हम आपको पौंडीचेरी वापस तो कर रहे हैं, ना ही तो आप यहां पे क्या करोगे, आर्मी रखोगे, और ना ही आप यहां पे कोई किला बनाओगे, कोई फोर्ट भी नहीं बना सकते। ओके, बेसिकली इनके हाथ पैर बिल्कुल काट दिए, यहां पे ऐसे कर दिया कि ये यहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इस ट्रीटी के बाद में। राइट गाइस, तो ये आपका छोटा सा बेस था। इसके जो आगे के लेक्चर वो हम आज लेके चल रहे हैं। और आज का क्या आ गया आपका? बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होने का कारण क्या है? राइट, तो इसका कोई भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी युद्ध, जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो 1857 का युद्ध हो, ठीक है, चाहे वो 1757 का क्या हो, प्लासी का युद्ध हो, इन सब का ना कोई पीछे से बैक रीजन रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है। अगर मैं 1857 के युद्ध की बात करूं तो उसका रीजन छोड़िए, खैर वो अगले लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो गाइस, इसका रीजन क्या था कि अब क्या हुआ कि बंगाल के अंदर ना इंडिपेंडेंट नवाब की सिस्टम शुरू हो गया। इंडिपेंडेंट नवाब का सिस्टम शुरू हो गया। कहां पे? बंगाल में। क्योंकि कि क्या हुआ कि जो मुगल रूल थे, मुगल रूल ब्रेक होने लगे धीरे धीरे। अब जैसे रूल ब्रेक होने लगे तो बंगाल का जो रीजन था वहां पे ओपन जो इंडिपेंडेंट रीजन थे वहां के बंगाल के, वहां पे क्या हुआ कि नवाब सिस्टम शुरू हो गया, नवाबी सिस्टम शुरू हो गया। ओके, अब जब नवाबी सिस्टम शुरू हुआ गाइस, तो जो इंडिपेंडेंट रीजन थे वहां के, जो जगह थी वहां पे कुछ लोग क्या करते थे, वहां के जो लोग थे वो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के, जैसे कि अलग अलग एरिया के अलग अलग लोगों ने क्या काम किया, एरिया को अपने आप को वहां के एरिया का क्या बना लिया, नवाब बना दिया कि हम यहाँ के नवाब हैं। ओके, एरिया कैप्चर किया वो और अपने आप को वहां का नवाब घोषित कर दिया। ओके, ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्या किया, जब इंडिपेंडेंट नवाब का स्टार्ट हुआ और अलग अलग एरिया के लोग अपने आप को वहां का नवाब बोलने लग गए, तो इसी तरीके से सेम एज इट इज अली वर्दी खां ऐसे ही वहां का नवाब बन करके बैठ गया था। कहां का? बंगाल का। अली वर्दी खां ये रहा आपका। ओके, ये रहा आपका अली वर्दी खां, ठीक है। अली वर्दी खां क्या हुआ कि ये बंगाल का नवाब बन करके बैठ गया और 1740 से लेकर के 1756 तक इसने वहां पे शासन किया। कहां पे? बंगाल में। और आगे चलकर इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? अली वर्दी खां की। देखिए, नवाब बनकर बैठा हुआ था। इसकी मृत्यु के बाद में, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद में इसका पोता, किसका? अली वर्दी खां का पोता कौन गाइस? सिराजुद्दौला। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं। कब? 10th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, ठीक है, सिराजुद्दौला को। तो ये किसका था? अली वर्दी खां का पोता था गाइस। ओके, अब ये क्या होता है, अली वर्दी खां के बाद में बंगाल का नवाब बनता है। वहां के लोग क्या बनाते हैं, इसको वहां का नवाब बना देते हैं। कब? 1756 में, मात्र 23 साल की उम्र में, ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। कौन? सिराजुद्दौला कहां का? बंगाल का नवाब बन गया। क्या हो गया? बंगाल का नवाब बन गया। अब जब ये बंगाल का नवाब बना गाइस, तो इसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने किले बनाते जा रहे हैं। ओके, और भाई कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हमारे इंडिया में आकर के। अगर हमारे इंडिया में आकर के गाइस कोई ऐसे बिना पैसे दिए, वहां के राजा भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, कंट्रोल भी है, सारी चीजें हैं, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रहे हैं, किले बनाए जा रहे हैं, वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने सिराजुद्दौला ने ये सब देखा कि ये सब क्या हो रहा है। इसने एक काम किया, इनको बुलाया ब्रिटिशों को और उनको बोला ऐसा है कि जो तुम कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो। किसको? ये जो आप किले विले बना रहे हो, किले विले बनाना बंद करो और हमें टैक्स दो, उसके बाद यहां पे काम करो, ठीक है। तो ब्रिटिशों ने क्या बोला, ब्रिटिश भाई वो पूरा कॉन्फिडेंट थे। किस लिए? उनके पास में कॉन्फिडेंस कहां से आया था वो? क्योंकि इनके पास में एक दस्तक पास थी। दस्तक पास कहां से मिलती? तो क्या हुआ गाइस, 1717 में, यानी कि 1717 में हुआ यह था कि फर्रुखशियार नामक एक मुगल शासक को, मुगल एम्परर को क्या हुआ था, इस एम्परर को क्या हो गया था, बहुत तगड़ी बीमारी हो गई थी, जो इंडिया में कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। मतलब कि उस टाइम पे उसके रीजन में कोई डॉक्टर था नहीं, कोई वैद्य था नहीं जो उसकी बीमारी को ठीक कर दे, कोई हाकिम नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आए थे। कौन? डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आने के बाद में फर्रुखशियार को ठीक कर दिया, जिसके बाद में वो काफी खुश हो गया था और उसने ही इनको ये फ्री ट्रेड करने की क्या दिया था, एक दस्तक पास किया था इसका, ठीक है। इनको एक ये
मोनोपोली टाइप दे दिया था, ठीक है, एक फरमान जारी कर दिया था कि आप यहां पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। ओके, अब जो सिराजुद्दौला था इसने बोला ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं किसी दस्तक वस्तक को नहीं मानता हूं। इसने क्लियरली डिनाई किया, आप टैक्स दो और काम करो। क्या बोला भाई, टैक्स दो और यहां पे काम करो। मुझे नहीं पता कोई आपने दस्तक वस्तक पास है नहीं आपका, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या हुआ भाई, ब्रिटिशर्स तो यार किससे, मुगल से, मुगल का शासन चलता था, मुगलों से क्या लेकर बैठे थे भाई, दस्तक पास लेकर के बैठे थे। इन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिश टेक हिम वेरी लाइटली एंड दे वर इग्नोर्ड हिम। ओके, इसने क्या किया, ब्रिटिशों ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो यार, बच्चा ही तो है, छोटा मोटा शासन है, नवाब है बंगाल का, हमें ललकार रहा है, हमारे पास में तो ऑलरेडी है ना मुगलों का। भाई सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, ये देखो कैसा मुंह हो गया इसका, लंबी लंबी मूछे, नीली पीली ऑरेंज मूछे इसकी, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया गाइस, किसको, सिराजुद्दौला को। तो बोले यार अभी अभी हम नवाब बने, इनको पता नहीं कि हम कौन है, राइट, हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया इन्होंने। अभी बताता हूं इनको। इसने डायरेक्टली क्या किया गाइस, ब्रिटिशों के कलकत्ता वाले रीजन पर अटैक कर दिया। कलकत्ता में ब्रिटिशों की जितनी भी जगह थी सारी की सारी एक्वायर कर ली, और एक फोर्ट था इनका फोर्ट विलियम, वो भी एक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद में इसने इतना बुरा नरसंहार मचाया गाइस, इतना बुरा नरसंहार मचाया, मतलब कि इतनी बुरी मारकाट की कि ब्रिटिशों को इसने एक फोर्ट विलियम के अंदर ना एक रूम था बेसिकली, और इस रूम में मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 बंदे आ सकते थे। इसने 100 लोगों को ठूस दिया उसमें भाई, 100 ब्रिटिशों को मार काट करके इसके अंदर इसने क्या कर दिया, ठूस दिया भाई। 100 ब्रिटिशों को क्या कर दिया, एक रूम में ठूस दिया। और उस रूम का क्या नाम था गाइस, इस फोर्ट विलियम के अंदर जो ये रूम था, इस रूम को बोलते थे गाइस ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा। ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा बोलते थे गाइस इस रूम को। इस रूम के अंदर किसने, सिराजुद्दौला ने 100 ब्रिटिशों को, 100 ब्रिटिश उनको प्रिजनरों को, जो देखिए जब इसने अटैक किया ना किस पर, और फोर्ट विलियम पर और कैलकाटा वाले रीजन में, राइट, तो जो वहां के सैनिक थे वो उससे क्या बन गए, ब्रिटिशों के सिराजुद्दौला के क्या बन गए, सिराजुद्दौला के क्या बन गए, कैदी बन गए। अब ये जो कैदी थे इनको मार मार के ठूसा था इसने इस रूम में, किसमें, ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा में। ओके, अब भाई ये यार इतना खतरनाक सीन हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो टेंशन में आ गए, इस तरह से खुजाने लगे अपने सिर को। अब यार क्या किया जाए, तो खतरनाक निकल गया। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा भाई, तगड़ा सीन हो गया। अब जब भी ब्रिटिशर्स प्रॉब्लम में आते थे, एक बात याद रखना गाइस, नोट करके, कि जब भी ब्रिटिशर्स टेंशन में होंगे वो किसे याद करेंगे, अपने सबसे माइंडेड बंदे को, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को याद करेंगे। ये रहा आपका रॉबर्ट क्लाइव, देखने में जितना स्मार्ट था गाइस इतना ही ज्यादा इसके पास में दिमाग भी था। ओके, इसको बुलाया गया, ये उस टाइम पे मद्रास में लोकेटेड था, मद्रास में कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश की साइड में वहां पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इसको वापस बुलाया गया कुछ दिनों के लिए, बोला कि सर, रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि सर देखिए हम फिर से प्रॉब्लम में आ गए हैं, आप देखिए कि इस बंदे का क्या करना है। इसने आने के बाद में देखा, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि यार ये एक छोटा सा बच्चा 23 साल का, इसने क्या किया यार, हमारे इतने सारे ब्रिटिश भाइयों को, हमारे सैनिकों को इसने इतनी बुरी तरीके से मारा। भाई ये देखकर इससे रहा नहीं गया, किससे, रॉबर्ट क्लाइव से। ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, गाइस। और फिर इसने क्या काम किया गाइस, जब कोई भी गुस्से में आता है तो क्या करता है भाई, जंगी छेड़ता है ना। रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर के सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के सामने चला गया, ठीक है। क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर के पहुंचा कहां पे, प्लासी में। प्लासी एक जगह है जहां पे ये युद्ध हुआ था। अब होगा प्लासी का युद्ध, रीजन आपने समझ लिया क्यों हुआ, ठीक है। अब होगा प्लासी का युद्ध। क्या रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर के पहुंचा कहां पे, प्लासी में। इधर से सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर के पहुंचा कहां पे, प्लासी में। ये एक जगह है जहां पे ये युद्ध हुआ था। और मात्र कितने सोल्जर, और गाइस कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के पास में मात्र 3000 सोल्जर थे। कितने, 3000 सोल्जर। और सिराजुद्दौला के पास में वेरी वेरी बिग आर्मी थी, यानी कि 50,000 पैदल सिपाही थे, और 28,000 कैसे थे, 28,000 थे गाइस, जो घोड़े हाथी पर चलते थे, ठीक है, भाला वाला लेकर के। ओके, आपने देखा वो जिराफ अफ्तर बड़े बड़े होते थे ना, हाथी वगैरह उस टाइप के, तो वो 28,000 थे इसके बाद पास में, ठीक है। और 50,000 इसके पास में पैदल सैनिक थे गाइस। कितनी बड़ी सेना होगी,
अंदाजा लगा सकते हो। और 3000 सैनिक ओनली किसके पास में, रॉबर्ट क्लाइव के। और गाइस फिर भी सिराजुद्दौला हारा था, ठीक है, फिर भी ये क्या था, प्लासी का युद्ध क्या से हारे थे गाइस। और ये युद्ध ये दोनों आपस में भिड़े कहां पे, प्लासी में। किस जगह पे भिड़े थे गाइस, प्लासी में। कहां पे, भागीरथी नदी के किनारे। याद रखना भागीरथी नदी के किनारे हुआ था कौन सा, प्लासी का युद्ध। 1357 को यह युद्ध हुआ प्लासी में, भागीरथी नदी के किनारे। ओके, और इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद सिराजुद्दौला हार गया था। हारने का रीजन भी बताऊंगा गाइस, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती है। और ये इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद में क्या हुआ था, हार गया था। वाई, क्यों हारा गाइस, क्यों हारा ये हारा था क्यों, ये बताइए पहले मुझे गाइस। रीजन क्या था, रीजन ये था कि सिराजुद्दौला के पास में जो आर्मी थी गाइस, वो अलग अलग ग्रुप में बट गई थी, ठीक है। उसके पास में इतनी बड़ी आर्मी थी, ऑब्वियसली कुछ लीडर थोड़ी सी टुकड़ी को कंट्रोल करेंगे, कुछ लीडर अलग टुकड़ी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब गाइस इन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में अलग अलग जो ग्रुप बने थे इनके, उसमें कौन कौन थे गाइस। एक तरफ तो थे आपके पास में कौन, मीर जाफर और राय दुर्लभ। मीर जाफर और राय दुर्लभ नाम से दो बंदे। जो मीर जाफर था वो उसका चाचा था, किसका गाइस, सिराजुद्दौला का। इसको ये अपने चाचा वाचा बोलता था, ठीक है, लेकिन इसका नाम मीर जाफर, उसका नाम सिराजुद्दौला। ओके, ये उसका चाचा था, ठीक है, अंकल था इसका। तो ये ना इंटरेस्टेड नहीं था वॉर में। अब इंटरेस्टेड क्यों नहीं था ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं दूसरा वाला आपको पार्ट बता दूं कि दूसरे पार्ट में कौन कौन थे। दूसरे पार्ट में थे आपके मोहनलाल और मीर मदान। ये दोनों क्या थे, ये जनरल थे। जनरल कैसे, आर्मी के जनरल नहीं होते, उस टाइप के जनरल थे। पूरी की पूरी सेना की एक टुकड़ी को, बड़ी सी टुकड़ी को कंट्रोल करते थे। ओके, अब मीर जाफर था आपका, ये आपका इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, ये आपको बताता हूं मैं गाइस। देखिए, ये रहा आपका मीर जाफर और ये रहे आपके ब्रिटिश। इसने इनसे हाथ मिला रखा है, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इनसे क्या कर रहा है, हाथ मिला लिया था। क्यों, क्योंकि क्या मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था गाइस, बंगाल का नवाब। किसको हटा करके, सिराजुद्दौला को। कि यार ये 23 साल का बंदा और मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा, यार मुझे नवाब बनना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जलता था उसे गाइस। घर का बेदी ही लंका ढाता है इसके ऊपर, किसके, मीर जाफर के ऊपर। सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, विश्वास था और इसकी बात मानता भी था वो बहुत ज्यादा। तो ये बंदा ये जंग के लिए गया ही नहीं, ये लड़ा ही नहीं गाइस, ये लड़ा ही नहीं, ये जंग में गया ही नहीं। कौन, मीर जाफर। ओके, राय दुर्लभ और मीर जाफर, क्योंकि ये दोनों एक ही टुकड़ी में थे, ये दोनों लड़े ही नहीं। अब लड़ने कौन गया, मोहनलाल गया और मीर मदान गए। गाइस इन्होंने बहादुरी के साथ में जंग लड़ी थी। किन्होंने गाइस, मीर मदान और किसने, मोहनलाल ने बहुत ही जाबाज तरीके से लड़ाई लड़ी, बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी इन दोनों ने। ओके, और लड़ते लड़ते कौन, मीर मदान आपके क्या हो गए, शहीद हो गए जंग के मैदान में। कौन, मीर मदान लड़ते लड़ते शहीद हो गए गाइस। और अभी भी मोहनलाल क्या कर रहा था, जंग लड़ ही रहा था गाइस। अब क्या हुआ, जब इसके साथ में क्या, मीर जाफर ने ब्रिटिशों के साथ में क्या किया होता, हाथ मिलाया हुआ था। तो गाइस क्या होगा, अब मीर जाफर क्या करेगा, इस जंग को रोकने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। तो ये गया किसके पास में, सिराजुद्दौला के पास में गया और इसका ना माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। अरे साहब, सॉरी नवाब साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, नवाब साहब आप ये कर क्या रहे हैं, हम इनके साथ में नहीं जी सकते। नवाब साहब हम इनसे नहीं जीत सकते, आप जरा थोड़ा सा हिस्ट्री तो देख लो। ये वही ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने फ्रेंच को हरा रखा है। और फ्रेंच ने किसे हराया था, किसे हराया था गाइज, अनवरुद्दीन की बड़ी सेना को, लार्ज आर्मी को हरा दिया था इन्होंने। और ये तो उसको भी हरा करके आ रहे हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। आप एक काम करो, ये जंग वापस ले लो। ओके ठीक है। अब ये बार बार ये बात करता रहा, इसके कान में फुसफुसाता रहा। और एंड ऑफ द टॉक क्या होगा गाइज, ये क्या होगा, एक टाइम पर आकर के 23 वर्षीय युवा ही तो है। अब ये युवा है, ये इसको इसने क्या किया, बरगला लिया, इसको इसने मना लिया, अपनी बातों में बहका दिया। किसको, सिराजुद्दौला को। किसने, मीर जाफर ने। अभी इसकी बात मान गए कि हाँ यार आप सही कह रहे हैं चाचा जी, हम नहीं जीत पाएंगे, काम करता हूं मैंने इसको वापस बुला लेता हूं। अब मीर जाफर क्या हुआ, जब उसकी बात मान गए तो क्या, मीर जाफर कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया और किसने, सिराज ने ऑर्डर दे दिया। कैसा,
जंग से वापस लौटने के लिए बोला। किसको? मोहनलाल को। मोहनलाल वहां पे जाबाज तरीके से जंग लड़ रहा था। कहां पे गाइस? प्लासी में। ठीक है, वो लड़ रहा था और मार रहा था किसको? ब्रिटिशरों को। ठीक है, ब्रिटिशरों को मार रहा था बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, और ये जीत भी रहे थे जंग। इसने ऑर्डर मारने से इंकार कर दिया, कह लगे यार हम जीत रहे हैं, वापस क्यों आए? अब यार पागल लगा, ऐसे लौट रहा, मैं नहीं मानूंगा। इसने डिनाई कर दिया। अब मीर जाफर ने फिर से इनके कान में उंगली कर दी। किसके? सिराजुद्दौला के नवाब साहब, यार आपका ऑर्डर नहीं मान रहा, आप यार नवाब हो, मतलब कि ऐसे कैसे? आपका हुक्म नहीं मान रहा ये बंदा। कौन? मोहनलाल। अब इसके बाद में क्या हुआ कि सिराज ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया। किसको? मोहनलाल को, कि वापस आ जाए जल्दी से। जब तुझे एक बार बोल दिया तू वापस आता, तो वापस कहीं नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हुआ गाइस? मोहनलाल इरिटेट हो गया और इसने क्या किया? इरिटेट होकर के वापस आ गया कि लो मरो। फिर जब नहीं मानते तो मरो यार, मैं क्या करूं? अब यार जब सेना के पास में कोई लीडर ही नहीं होगा सेना को लीड करने के लिए, तो चाहे सेना आपकी 10,000 की होगा, इस 10,000 हो, चाहे आपके 10 लाख सैनिक हो, तो वो क्या होंगे? हारेंगे ही। क्योंकि उनके पास में क्या होगा? कोई कंट्रोल नहीं होगा। सेना भागने लगेगी कि हमारे जो सीनियर थे वो भाग रहे हैं, सेना भी भागने लगी, सबके सब भागने लगे। अब ब्रिटिशर्सों ने क्या किया? इनको भगा भगा के मारा गाइस, भगा भगा के डिफीट किया। किसको? सिराज की सेना को भगा भगा के डिफीट किया गाइस, हरा दिया और जीत लिए जंग। जंग जीत ली गाइस, ये वाली जंग जीत ली। अब मीर जाफर जो था वो बंदा क्या हो गया? बहुत ज्यादा खुश हो गया। देखिए कैसे मेंढक की तरह फुला रहा है अपनी। ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस बात का जब तक सिराज को पता लगता कि मेरे साथ में क्या खेल खेला गया है, उतने में ही ब्रिटिश आर्मी सिराज तक भी पहुंच गई। और सिराज क्या हुआ? सिराज को वहां से भागना पड़ा गाइस। अब जब भी भागा और कहीं जाकर के छिप गया था भाग करके, लेकिन बाद में क्या होगा? ब्रिटिशों ने ढूंढ कर मारा इसको, सिराज को ढूंढकर इसे भी मार दिया। ठीक है, मार दिया गाइस। अब बंगाल में गाइस, अब बंगाल में क्या होगा? बंगाल में ब्रिटिशों का राज आ गया। ऑब्वियसली जब वो जंग जीत गए तो ब्रिटिशों का राज्य आएगा ना। अब बंगाल में ब्रिटिशों ने एज ए पपेट किसको बनाया? किसको नवाब बनाया बंगाल का? किसको बनाया गाइस? मीर जाफर को बनाया। ठीक है, क्योंकि ये तो उनके साथ में ही था ना, इसको एज ए पपेट बिठा दिया। सारे कंट्रोल, आर्मी कंट्रोल किसके हाथ में थे? आर्मी कंट्रोल किसके हाथ में थे? वो थे किसके हाथ में? ब्रिटिशों के हाथ में। दिखाने का राजा कौन बन गया? मीर जाफर। ये भी खुश हो गया। ठीक है, अब ब्रिटिशों के पास में बंगाल भी है और अब इनके सामने और कोई है भी नहीं बंगाल में, क्योंकि जो था वो इन्होंने सब जीत लिया। ठीक है, अब ये टैक्स भी वसूलेंगे, ठीक है, ट्रेड भी करेंगे और यहाँ पे किले भी बनाएंगे, सारे काम करेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। गाइस फाइनली ये ब्रिटिश वॉर यहाँ पर खत्म होती है और ये लेक्चर भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, और आगे का हम हिस्ट्री लेकर के चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइस, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर गाइस आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, और गाइज अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या फिर आपको सेशन और ज्यादा चाहिए, फिर किसी और क्लासेस के चाहिए, आपको पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए चाहिए, किसी एग्जाम के लिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा गाइज। कहां पे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमी रहती है आप हमें बता सकते हो, हम उसमें इंक्रीजमेंट करेंगे। ठीक है, उसको सुधारेंगे चीजों को। और आपको कोई और क्लासेस चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए डायरेक्टली, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे गाइस और आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे। राइट, वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।